सभी मेरे प्यारे दोस्त एंड भाई बहन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेस्ट होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल करिएगा, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अभी नहीं करेंगे ना तो आगे चल के आपको थोड़ी सी समस्या झेलनी पड़ेगी। कहते हैं ना, जिस घर की नींव मजबूत होती है वो बिल्डिंग काफी बड़ी बनती है। अगर आपकी नींव कमजोर रहेगी ना तो बिल्डिंग काफी बड़ी नहीं बनेगी। इसका मतलब समझते हैं। अगर आप बचपन में पढ़े रहेंगे ना तो जल्द से जल्द नौकरी पाएंगे। अगर बचपन में नहीं पढ़े रहेंगे तो आप को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से पढ़िएगा जरूर मेरे दोस्त। शुरू करें। हम पर क्या रहे हैं, हमारा चल रहा है कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी। लास्ट प्रश्नावली चल रही है इसमें 8.3, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो इसी को हम कर रहे हैं कंप्लीट। जिसमें मैंने पहले नंबर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन थे वो कराया, फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन कराया। आज हम लेके आ चुके हैं चौथा नंबर क्वेश्चन और पांचवा नंबर क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। शुरू कर दे क्वेश्चन। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैंने जमशेद से 12,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। कोई जमशेद नाम का व्यक्ति है, आप ही मान लो, ठीक है। जमशेद नाम का व्यक्ति से आप कितना हजार रुपए ले रहे हो, 12,000 रुपए ले रहे हो। 12,000 रुपए दे दो। जमशेद ने बोला मेरे भाई मैं आपको दे तो दूंगा, लेकिन 6% की दर से आपको हमको ब्याज भी देना पड़ेगा, वो साधारण ब्याज के दर पे। फिर लेकिन यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। ध्यान से देखना, कह रहा है जमशेद तो साधारण ब्याज के दर पे दे रहा है, लेकिन इसके दिमाग में आया, किसके, आप ही जो ले रहा है व्यक्ति या आप हो, आप ले रहे हो तो आपके दिमाग में आया कि अगर यही मैं राशि साधारण ब्याज के अलावा चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया होता तो मुझे जमशेद को कितना अतिरिक्त ब्याज देना पड़ता, यही हमको निकाल के बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन का यही हमसे पूछना चाह रहा था। क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। क्या पहले तो ये तो निकाले ना साधारण ब्याज कि कितना साधारण ब्याज आ रहा है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। दोनों को निकालने के बाद हमें पता चलेगा ना कितना अतिरिक्त देना पड़ेगा। बताओ, दोनों को निकालने के बाद ही पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। चलते हैं शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कहा है 12,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। इसका मतलब आप पहले ये निकालिए, साधारण ब्याज निकालिए, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तब देखेंगे कितना अधिक ब्याज देना पड़ता अगर चक्रवृद्धि ब्याज से ली हुई होती तो। चलिए अब बताइए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है मेरे भाई, पी आर टी, मतलब प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फार्मूला है साधारण ब्याज का। रखें फार्मूले पर साधारण ब्याज निकालें। चलिए प्रिंसिपल कितना है हमारा, 12,000 रुपए है, यानी कि जो पैसा लिया या फिर दिया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है 12,000। अब रेट किस दर से ले रहे हो मेरे भैया, 6% वार्षिक दर से। टाइम कितने समय के लिए दिया जा रहा है, 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, बटे 100। अब आ जाइए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व जब मैं इसको करूंगा, ये नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 6 का गुणा 2 में कराऊंगा तो 12 हो जाएगा। फिर 12 का गुणा 12 में कराऊंगा, 12 की स्क्वायर बताओ मेरे भाई, 12 गुणा 12 करते हो कितना आता है, 144 144 आता है और एक जीरो बचा हुआ है। आगे हमारा 1440 रुपए क्या आ गया, ब्याज आ गया, साधारण ब्याज। एक चीज निकल गया हमारा, क्या, अगर वही धन मैं साधारण ब्याज की दर पे लिया होता तो हमें 1440 रुपए उस व्यक्ति को ब्याज देना पड़ता। क्या, अगर साधारण ब्याज की दर से लिया होता तो। अब निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर लिया होता तब कितना ब्याज देना पड़ता। चलिए अब जरा सा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला बताओ। जो फार्मूले से हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, वो फार्मूला कौन सा है,
वो फार्मूला हमारा क्या है, प्रिंसिपल का 1 प्लस का रेट अपान का 100। ये आर सही से बनता नहीं है जब भी मैं बनाता हूं। लो इस बार सही बना। 1 प्लस का रेट अपान का 100 का पावर टी, यही तो होता है हमारा। इसी फार्मूले से हम क्या निकालते हैं, इसी फार्मूले से हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। फटाफट आप क्या करते हैं, मान रखते हैं और मान रख के सॉल्व करते हैं। अमाउंट सबसे पहले निकालते हैं। अमाउंट जब निकल कर आएगा तो हम प्रिंसिपल में से अमाउंट घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सॉल्व करें जी, बिल्कुल सॉल्व करिए सर। 12,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल है। उसके बाद कोष्ठक में कितना है, 1 प्लस किस दर से लिया जा रहा है, रेट हमारा 6% ही है और बटे 100 का 100 ही है और टाइम 2 साल है। सारी चीजें वही थी, सिंपल इंटरेस्ट जो चीजें थी, प्रिंसिपल वही था, रेट वही था, टाइम वही था। तो वो ये तो क्वेश्चन नहीं कहा था ना, अगर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज से लिया होता तो कितना अधिक देना पड़ता, यही पूछ रहा है। तो सेम की सेम चीजें हैं, सारी की सारी बदली नहीं है हमारी। सॉल्व करते हैं अब इसके आगे हम कैलकुलेशन को। अब देखिए जरा सा, 12,000 को ऐसे रहने दो। पहले हम इस कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। 100 का गुणा कराएंगे 1 में, 100 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 106 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 106 बटे 100 हो जाएगा। इसी वक्त हम इसको काट लेते हैं। इसी वक्त इसको काटेंगे, मैं काटूंगा 5 से ना कटेगा हमारा, ये कटेगा केवल 2 से ही कटेगा। 2 से काटूंगा, 2 से काटूंगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, नीचे ऊपर आया 53, नीचे आ जाएगा 2, 2 पंचे 10, यानी कि नीचे आ जाएगा 50। इसकी जगह पे मैं क्या 50 बटे 53 नहीं लिख सकता? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 1 प्लस 6/100 की जगह पे मैं 53 बटे 50 लिख दूंगा। अब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पावर टी बोले तो टी की जगह पे हमारा 2 साल है ही। अब बताओ, इस किसी की घात 2 होती है, 3 होती है, क्या करते हैं? जैसे किसी की घात 2 है तो उसका 2 बार गुणा करते हैं, 3 होता है तो 3 बार गुणा करते हैं। अब सिंपल सी बात वही है, इसकी घात जब 2 है तो 2 बार गुणा करेंगे मेरे भाई। और ये घात किसकी है, ये पूरे कोष्ठक की घात है 53 बटे 50 का, 53 बटे 50, फिर से गुणे 53 बटे 50। 2 बार गुणा क्यों किया? क्योंकि मेरे भाई घात 2 है, इस वजह से। अब काटना छाटना शुरू करो और आंसर लाओ। देखो ये 0 से ये 0 कर गया, 1 0 से 1 0 ये सॉरी, यानी कि 2 0 समाप्त हो गए हमारे, 2 0 हमारे हुए समाप्त। अब बारी आती है, नीचे 2 5 बचे हैं, ऊपर 53 और 120 बचा है। चलो 120 जब है तो 5 से इसको और उड़ाते हैं हम। 5 से मैं इसको उड़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 500 में इसको उड़ाऊंगा, 5 दूनी 10 होता है ना, बचेगा 2, फिर हो जाएगा 20, 5 चौक 20, यानी कि ये 120 जो था वो 24 हो गया। यहां से 5 भी खत्म हो गया। अभी मेरे भाई यहां पे एक 5 बचा हुआ है, इस 5 से क्या करो, ये भी उड़ा दो। 24 को काटो तो एक बार देखो कितना आता है, 5 चौक 20, बचा कितना 4, दशमलव बढ़ा के उसको बना लेंगे 40, 5 8 40। कुल मिला के नीचे जितना था सब खत्म हो गया, इधर जो था वो भी खत्म हो गया, उसकी जगह पर आ गया 4.8 और 53 गुणे 53। अब अगले स्टेप में यही होगा हमारा 4.8, 53 गुणे 53, कितना 53 गुणे 53। अब इन सबको मेरे भाई सॉल्व कर लो, इन सबका आपस में गुणा कराओ, देखो आंसर कितना आता है। गुणा तो कराना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। लिख के गुणा कराओ चाहे जैसे गुणा कराओ, हम आपके लिए क्या करते हैं, लिख के गुणा कराते हैं। 53 गुणे 53 कराना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 तिया 15, ध्यान से देखना, 5 तिया 15 और 5 पचम 25, 25 में 1 जोड़ देंगे 26, 9 5 5 10 सुन कैरी गया 1, 6 1 7 7 होता है, 7 में 1 कैरी भी जुड़ेगा, हो जाएगा 8, और इधर कितना 2, 2809, यानी कि 2809 आ गया। किसका? 53 गुणा 53 किया तब कितना आ गया, 2809,
809। अब मेरे भाई इसका भी तो गुणा कराना पड़ेगा, कराओ। चलिए इसका जब गुणा कराएंगे 2809 में किसका 4.8 का गुणा कराइए। 8 9 72, 2 कैरी गया कितना 7, तो 7 आ जाएगा। जब जीरो से गुणा कराएंगे जीरो हो जाएगा 8 का, लेकिन 7 हमारा लिखा जाएगा। 8 का गुणा 8 में कराएंगे 64 हो जाएगा, कैरी जाएगा 6। 8 का गुणा 2 में कराएंगे 8 दूनी 16, 16 6 कितना होता है बताइए। 8 दूनी 16, 16 पे 6 जोड़ेंगे तो 22 होता है। अब 4 का गुणा कराएंगे 4 9 36 के 6, कैरी गया 3। फिर उसके बाद जीरो में गिराएंगे जीरो हो जाएगा, लेकिन जो हमारा कैरी रहेगा वो तो लिखा ही जाएगा। 4 8 32 का 2, कैरी गया 3। अब 4 दूनी 8, 8 पे 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। सबको जोड़ते हैं 2 7 6 13 3, कैरी गया 1। 4 3 7, 7 में 1 जोड़ देंगे 8, 2 2 4 2 1 3, इतना आ गया, इतना आया। लेकिन अभी यहाँ पे दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव भी लगेगा हमारा, लगा देते हैं। ये आ गया कितना 13,483.2। अब बात फंसती है क्या 13,483.2 जो ये आया है हमारा 13,483.2 जो ये हमारा आया है, ये क्या है। मैंने क्या निकाला है बताओ। मैंने निकाला है अमाउंट। क्या निकाला है मेरे भाई अमाउंट। देखो यही वाला फार्मूला लगाया था ना, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर t। उसी फार्मूले से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं ना। देखो यहां से सॉल्व करते हुए यहां तक पहुंच गए तो हमारा ये क्या निकल गया है अमाउंट निकल गया है। अमाउंट की जरूरत नहीं है, हमको चाहिए कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तभी तो हम बता पाएंगे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज से हम अगर ये पैसा लिया होता तो कितना रुपए हमें ब्याज देना पड़ता। चक्रवृद्धि ब्याज से अगर निकाले यानी कि हमको कितना अधिक ब्याज देना पड़ता तभी हमारा पता चलता। अब क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा। हमारा तो है अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। जब हमारे पास मिश्र धन होता है और प्रिंसिपल होता है तो हम क्या करते हैं मिश्र धन में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ब्याज नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब वही हम करेंगे क्या, घटा देंगे किसमें से, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। ये है हमारा अमाउंट और ये है प्रिंसिपल, घटा देते हैं हमारा ब्याज पता चल जाएगा। 12,000 मैं इसमें से घटा दूंगा, कितना आ जाएगा देखो जरा सा, 2 3 8 4, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 1483, 1483 रुपए ब्याज आ गया। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं साधारण ब्याज की दर से अगर वही पैसा लिया होता तो मुझे कितना रुपए देना पड़ रहा था, 1440 रुपए देना पड़ रहा था। यहां पे है अगर वही पैसा 12,000% की 12,000 रुपए को 2 साल के लिए 6% दर से अगर चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे लेता तो हमें 1,000 यानी 1483 रुपए, यहां पे आ रहा है 1440 रुपए साधारण ब्याज की दर पे लिया होता तब देना पड़ता। लेकिन अगर वही हम चक्रवृद्धि ब्याज पे लिए होते तो हमें 1483 रुपए 1483.2 रुपए देना पड़ता। यानी इसका मतलब ज्यादा देना पड़ रहा है ना। बताओ 1440 से 1483 ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है ना। अब बता दो हमें क्या पूछा था, अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा तो मुझे कितनी, यहां पे पूछा है कितनी अतिरिक्त राशि, यानी कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज से वो पैसा लिए होते तो कितना अतिरिक्त देना पड़ता। अब हमें कितना अतिरिक्त देना पड़ता हमारे पास देखो, अगर इसमें से घटा देंगे ये चीज हमें पता नहीं चल जाएगा कितना अतिरिक्त देना पड़ेगा। बताओ 1483 रुपए तो है, अगर हम 1440 रुपए अगर घटा दे तो हमें नहीं पता चलेगा, पता चलेगा ना। तो घटा देते हैं, हम क्या करेंगे सीधा सीधा 1440 घटा देते हैं। इसमें से 1440 घटाओ 1440 घटा देते हैं, 0.0 है ये, बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत हमारा है नहीं। घटा दो, ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, 8 में से 4 जाएगा 4, इधर कुछ भी नहीं बचेगा 43.2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना 43.2 रुपए अधिक देना पड़ेगा। कंफ्यूजन तो नहीं है बताओ। देखो जैसे मैं यहाँ पे जगह कम होने की वजह से क्या किया हूं,
लिखता चला गया हूं नीचे नीचे। आप क्या करिएगा, हमारे साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाएंगे तो आपका अलग से एक बन जाएगा। क्या? एक से अलग थोड़ा सा और लंबा जाएगा बस। तो अगर कंफ्यूजन हो रही होगी डायरेक्ट ऐसे कैसे हो गया, तो आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं समझाते हुए गया हूं उसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। आपका क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गया होगा। उम्मीद करता हूं समझ में भी आया होगा, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा। अगर ध्यान से सुनेंगे समझ में आया होगा, एक बार पीछे करके दोबारा से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, वो भी करते हैं 5वां नंबर आज का दिन का कंप्लीट। ये अपना 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है कि हमारा चैप्टर ही ना थोड़ा इस कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी में पता नहीं कहां से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको अलग से क्वेश्चन ही दे दिया, और ये दो चैप्टर अलग से बनते हैं। साधारण ब्याज एक अलग चैप्टर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज एक अलग चैप्टर होता है। इसको पढ़ने में काफी समय जाता है, सीखने में ही। ये तो एक प्रश्नावली पता नहीं कहां से डाल दिया, और इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले हैं कि सबका समझना, सबके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है ना। बहुत समझ में, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप इधर उधर भटके तो समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, तो काफी कठिन कठिन क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, जो कि आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे तो आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। तो हम सब करते हैं, हम सब कुछ बड़ा करते हैं, हम सब कुछ सीखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहा है, वासुदेव ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपए का निवेश किया। निवेश किया इसका मतलब दिया, जैसे मैं हूं, मैंने 12% की दर पर 60,000 रुपए आपको दिया। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, क्या कहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, इसका मतलब समझते हो क्या कहा मैंने? इसका मतलब होता है सीधा सीधा अर्धवार्षिक संयोजित होता है, आप मुझे मेरे भाई हर 6 महीने पे ब्याज दीजिए। अगर मैं 1 साल के लिए देता हूं तो आप हर 6 महीने पे आप साल भर में 2 बार ब्याज देंगे। अगर मैं 1.5 साल के लिए देता हूं आपको पैसा, तो आप हर 6 महीने में देंगे, आप मुझे 3 बार ब्याज देंगे। अर्धवार्षिक संयोजित होता है इसका मतलब हर 6 महीने पर आधा साल में आपको ब्याज देना है। ये क्लियर हुआ? फिर कहा तो ज्ञात कीजिए वह, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में, यानी कि जब पहला ब्याज देगा तो कितना रुपए देना पड़ेगा, और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी कि 6 महीने के अंत में कितना देगा और 1 साल के अंत में कितना रुपए देगा, कुल कितना, यानी कि आपको बताना है, अमाउंट सहित बताना है। जब इस बात को मेंशन हो गया कुल कितना, तो इसका मतलब अमाउंट सहित, ब्याज नहीं केवल गणना करा, यानी ब्याज तो रहेगा ही और अमाउंट भी साथ में रहेगा। अब बारी फंसती है कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। 6 महीने की बात हो रही, 1 साल की बात हो रही है। आपको याद है? क्या याद है? मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप पहले से जुड़ेंगे तो आपको पता होगा। जब भी मैंने कहा था रेट हमारा वार्षिक रहेगा, ध्यान सुनना है, रेट हमारा वार्षिक रहेगा। यहां पे देखो क्वेश्चन कहां है, 12% वार्षिक, रेट हमारा वार्षिक रहेगा। तो उस केस में क्या करेंगे हम मेरे भाई, टाइम का करते हैं दुगना और रेट का करते हैं आधा। रेट का करते हैं आधा, इतना ही चीज करते हैं। अब मेरे भाई ये बता दो मुझे, कहा है कि 6 महीने के अंत में 1 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज होगा, यानी कि हमको कहा है कि 1 साल में, एक बार 6 महीने के लिए भूल जाओ, आप बताओ 1 साल में कितनी बार ब्याज दोगे। हमें आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं अर्धवार्षिक ब्याज में लूंगा, यानी कि अर्धवार्षिक रूप से ले रहा हूं। आप ये बताओ मुझे 1 साल में कितनी बार ब्याज दोगे मुझे, अगर हर 6 महीने पे लूंगा तो साल भर में होता है 12 महीना, हर 6 महीने को दोगे, कुल मिला के 2 बार दोगे। तो 1 साल के बजाय 1 साल को जो वहां पे टाइम 1 साल रहेगा वो बन जाएगा हमारा 2 साल। और दूसरी बात क्या होता है, जो हमारा रेट रहता है, चाहे जो रेट रहे उसका कर लेते हैं आधा, उसका कर लेते हैं आधा, इतना कर लेंगे। अब एक चीज सुनो, अगर आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप जुड़े होंगे मेरे साथ कंपाउंड इंटरेस्ट के, उसमें मैंने बताया था आपको, एक तरीका बताया था। कौन सा तरीका बताया था? जैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा के निकालते हैं, कंपाउंड रिटर्न यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, अमाउंट इक्वल टू 1 प्लस
रेट अपान प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपान 140, इस फार्मूले से भी निकालते हैं। और एक तरीका मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से, बताया था चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। जैसे अभी पहले साल यानी 2 साल का निकाला है तो पहले साल का साधारण ब्याज निकालते हैं, फिर वही साधारण ब्याज हम ले जाके मूलधन में जोड़ देते हैं, वो अगले साल के लिए क्या बन जाता है, हमारा मूलधन बन जाता है। इस तरीके से भी हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाले थे। पता है कि नहीं पता है? अगर पता होगा तो आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सॉल्व करते हैं हम वही तरीका लगा के, उसी तरीके से हमारा आएगा। चले, तो हर 6 महीने और 1 साल में देना है, कहने मतलब 2 बार ब्याज देना है, दोनों बार का ब्याज निकालते हैं। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी यानी कि प्रिंसिपल और रेट इनटू टाइम अपान का 100 हो गया। हो गया। अब ध्यान से देना, सबसे पहली बात ध्यान से जो मैंने बात कही है, क्या कहा है, मैंने कहा है कि जैसे 1 साल के अंत में हम ब्याज दे रहे हैं तो 2 बार देंगे, तो मैंने कहा था रेट का आधा कर देंगे मेरे भाई, और कुछ नहीं करेंगे, रेट का आधा कर देंगे, 12 का आधा करेंगे तो 6% आ जाएगा। और मैंने कहा है टाइम जो हमारा 1 साल है, जो टाइम हमारा 1 साल है उसको क्या करेंगे, उसको कर देंगे 2 भाग में बांट देंगे 1 साल को, यानी कि हर 6 महीने पे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। टाइम जो हमारा 1 साल था उसको 6 महीने करके टाइम की जगह हो जाएगा हमारा 2। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। पहला हमको कुल मिला के 2 बार ब्याज देना है। कितनी बार देना है, 2 बार ब्याज देना है 1 साल में। पहले हम 6 महीने के अंत में कितना देंगे, फिर 1 साल के निकाल लेंगे। सॉल्व करें क्वेश्चन, बिल्कुल। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या, प्रिंसिपल कितना है 60,000 रुपए है, रेट कितना है, अब रेट 12% न लगा के हम लगाएंगे 6%। अब टाइम की जगह पे हम क्या रखें बताओ मेरे भाई, टाइम की जगह पे क्या रखें, 1 साल का जैसे होता है, अगर हम अर्धवार्षिक दे रहे हैं तो 6 महीने के लिए दे रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, पहले 6 महीना यानी कि 1 साल, यानी कि 1 साल फिर दूसरा वाला, यानी कि 2 बार दे रहे हैं तो पहले वाले के लिए क्या है 1 साल, टाइम की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। क्यों रखेंगे, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? क्योंकि हम भैया साल भर में 2 बार ब्याज देंगे अर्धवार्षिक रूप से, तो इस वजह से हम क्या रखेंगे टाइम की जगह पहले 6 महीने का रखते हैं। इसका मतलब 2 बार ब्याज दे रहे हैं तो 1 बार रखेंगे, अब फिर अगला बटे 100, जरा सॉल्व करो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना आ गया, 6 गुणे 6 बराबर 36, और कितना 2 0 बचा हुआ है, यानी कि 3600 रुपए हमारा तो ब्याज आया है। क्या आया, 6 महीने के अंत में 3600 रुपए ब्याज निकल कर आया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, क्या पूछा है कि कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी कि 6 महीने के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। अब जो ब्याज है, यानी कि ब्याज को हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, मूलधन में जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा, मिश्र धन हमारा आ जाएगा, हम इतना रुपए देंगे। तो जोड़ दीजिए आप, 60,000 में आप 3600 रुपए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताओ, ये हो जाएगा हमारा कितना, जरा 0 से 0, फिर 2 0 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 6 हो गया, 63,600 रुपए देंगे हम 6 महीने। जो हमसे पूछा था 6 महीने के अंत में कितना ब्याज देंगे, 63,600 रुपए देंगे। पहला निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, पहला हमारा निकल के आ गया, कितना निकल गया 63,600 रुपए हम देंगे 6 महीने में, कुल क्या, कुल राशि। अब बारी आती है अगला 6 महीना, यानी कि वहां से पूछा था 1 वर्ष के अंत में ना पूछा हमसे, यानी जो अगला 6 महीना है उसके अंत में हम कितना ब्याज देंगे। अब मैंने क्या कहा था मेरे भाई, मैंने कहा था जो हमारा ब्याज निकल के आता है वही हमारा प्रिंसिपल में जुड़ जाता है अगले साल के ब्याज की गणना करने के लिए। क्या, जो हमारा ये 36 रुपए ब्याज निकल के आया है, जैसे ही अगले वर्ष की गणना करने के लिए हम करेंगे तो यही ब्याज जो है हमारा प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, और प्रिंसिपल में जुड़ के उसी के पे गणना की जाती है अगले वर्ष के लिए। अब जब मैं 3600 रुपए को जब मैं 60,000 में जोड़ा कितना आ गया, 63,600 रुपए आ गया, यही हमारा अब जाके प्रिंसिपल बन गया नेक्स्ट ईयर के लिए 63,600 रुपए। ये कौन सा फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से फिर निकाल रहे हैं। 63,600 रुपए पर किस रेट से, 6% की दर से अगले 6 महीने के लिए। फिर से वही बात आती है, हमारा 1 साल का था तो आधा साल इधर निकाला, आधा साल उधर निकाला। अब चलते हैं इधर बटे 100,
गुणा करा दो। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब कराओ 6 का गुणा 6 में कराओ। 36 का 6 कैरी गया 3। 6 का गुणा 3 में कराओ। 6 3 18, 18 3, 8 3 11 यानी 21। 21 का 1 कैरी गया 2। छोटी सी गलती हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान देना, ये गणित है, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है। एक अंक का मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन पूरा गलत। अब बचा है 2। अब 6 का गुणा 6 में कराओ। 6 गुणा 36 कराएंगे, 36 2 हो जाएगा 38। कितना आ जाए 3816 निकल का है। ये क्या हमारा निकल का है, ये हमारा निकल का है ब्याज। कौन से, लास्ट के छठे महीने का ब्याज निकल का आया है। 6 महीने तो यहां निकाला था 3600 रुपए, जो अंतिम का 6 महीने था, यानी कि हर 6 महीने में दे रहे, तो अंतिम का जो 6 महीने था उसमें कितना ब्याज देना पड़ेगा हमें, उसमें देना पड़ेगा 3816 रुपए। अब बता दो, यानी कि अंत में कुल, यहां पे पूछा है अंत में कुल कितनी राशि, यानी कि इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा हमें, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देते हैं। अब बताओ किस में जोड़ेंगे हमारा, अब हमारा प्रिंसिपल किस पे गणना की है मैंने, ये 3816 रुपए किस पे गणना की है, इस पे की है ना, इसी में जोड़ेंगे भैया। कितना 63,600 में कितना जोड़ देंगे, 3816 जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 1 हो गया, 8 6 14 हो गया, कैरी गया 1, 3 3 6 1 7, और कितना 6, यानी कितना आ गया मेरे भाई 67,416। 67,416 ये हम एक साल में देंगे। 6 महीने के अंत में कितना देंगे, 63,600 रुपए देंगे। अगर अगले अगले 6 महीने में, यानी एक साल के अंत में कितना देंगे, 67,416 रुपए देंगे। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? एक बार पीछे करके दोबारा से देखिए, अगर नहीं समझ में आया होगा। मैंने कहा है, क्या कहा है मेरे भाई, कि जो हमारा ये चैप्टर है ना, ये अलग चैप्टर बनता है, बशर्ते इसमें दे दिया है। बहुत टफ टफ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस वजह से हम दो दो क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए पेपर में आने के। अगर पेपर में आता है तो आप आसानी के साथ कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद कौन सा बचता है, छठा और 7वां नंबर क्वेश्चन बचा है। अभी तो हमारे पास 11, कुल मिला के 11 क्वेश्चन है। तो अभी हमें करना है 3 इधर 3 उधर, कुल मिला के अभी हमें करना है कितने, 6 क्वेश्चन करना है। 3 वीडियो हम करेंगे कंप्लीट। पढ़ते रहिए, आपसे मिलते हैं, बाय बाय। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।